स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जुर्हे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है देश में आज दिन भर? देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां यूजीसी के बाहर नेट की परीक्षा दे रहे छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल ये यूजीसी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें ये बात कही गई है कि जो नॉन नेट क्वालिफाइड हैं उन्हें रिसर्च फेलोशिप नहीं दी जाएगी। दिल्ली में यूजीसी के बाहर ये प्रदर्शन, ये तोड़फोड़ नेट परीक्षा देने वाले छात्रों ने किया। बता दें कि नॉन नेट रिसर्च फेलोशिप के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले छात्रों को 4 साल तक 8,000 रुपए महीना और एमफिल स्टूडेंट को 2 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की फेलोशिप मिलती है। लेकिन 7 अक्टूबर के एक फैसले में यूजीसी ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद से ही छात्र फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में डीयू, जामिया मिलिया और जेएनयू समेत कई विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। यूजीसी को बताना चाहते हैं अगर वेद प्रकाश होश में नहीं आए तो हम आज केवल अभी यहीं पे उतरे हैं, देशव्यापी हम आंदोलन करते हैं। यूजीसी का ये फैसला अगले सत्र से लागू होना है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक यूजीसी अपना फैसला वापस नहीं लेगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का ये प्रदर्शन दिल्ली में नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल महंगाई को लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन न सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में धरना दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महंगाई के लिए जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उतनी ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी। कांग्रेस का आरोप है कि दाल और प्याज के बढ़ते दाम को रोकने में केंद्र सरकार विफल रही है। केजरीवाल सरकार भी दाल की जमाखोरी पर लगाम नहीं लगा पाई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, और इसीलिए आज हम दो मुंह वाले पुतले जला रहे हैं। केजरीवाल इसके ऊपर सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं। दिल्ली के अंदर जमाखोरी को वो लोग रोक नहीं पाए हैं, उनके अपने मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हैं। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के दोनों बराबर की जिम्मेवार है। इधर दाल के दाम को काबू करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दाल आयातकों के साथ बैठक की। दाल आयातकों ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो लोग सरकारी एजेंसी को 1 लाख किलो अरहर दाल 135 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुहैया कराएंगे। ये दाल जन वितरण प्रणाली के जरिए जनता तक पहुंचेगी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके शायर मुनव्वर राणा ने जब ये संकेत दिए कि पीएम से मिलकर वो पुरस्कार वापस ले सकते हैं, तो ये बात आजम खान को हजम नहीं हुई। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है उनकी नजर में, उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बुला लेंगे तो मैं उनका जूता उठा लूंगा। तो हो सकता है वो जूते का तला चाट कर अपने सर पर भी रख लें। तो जब चाटुकारिता की इंतहा ये हो जाए कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोग अपनी ख्वाहिश जाहिर करने लगें, तो साहित्यकार कहाँ से रहेंगे, चाटुकार रहेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अकादमी ने एक आपात बैठक भी बुलाई और कलबुर्गी की हत्या को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित भी किया है। अकादमी पुरस्कार लौटाने और न लौटाने को लेकर साहित्य बिरादरी 2 खेमों में बंट गई है। साहित्य अकादमी की आपात बैठक से पहले दोनों खेमों ने अकादमी के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया। खुद को प्रगतिशील कहने वाले गुट ने मौन जुलूस निकाला। इन लेखकों ने एमएम कलबुर्गी की हत्या और देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ विरोध जताने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कल ही एक लड़के को, दलित लड़के के हाथ काटने की जो पूरी बात हुई कि आदमी बोल नहीं सकता है, अपने मन का खा नहीं सकता है, अपने मन का पहन नहीं सकता, अपने मन का जी नहीं सकता है, तो अच्छा है कि पूरी जनता को भंग कर दो। प्रगतिशील खेमा चाहता है कि साहित्य अकादमी कलबुर्गी हत्याकांड पर निंदा प्रस्ताव पास करे। राष्ट्रवादी लेखक संघ के सदस्य भी अकादमी के अध्यक्ष को ज्ञापन देने के लिए जुलूस की शक्ल में पहुंचे। ये गुट साहित्य के नाम पर हो रही राजनीति के खिलाफ है। ये सारे वही लोग हैं जो चीन और रूस में वर्षा होने पर छाता भारत में खोजते हैं। साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी की बैठक में साहित्यकारों की हत्या की निंदा की गई। साथ ही अवार्ड लौटाने वाले साहित्यकारों से सम्मान वापस लेने की भी अपील की गई। विनम्र अनुरोध करती है। और त्योहारों के सीजन में एक बार फिर दिल्ली कूड़ों के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है। यहाँ सफाई कर्मियों ने वेतन को मुद्दा बना करके काम अपना ठप कर दिया है, लेकिन अब
केजरीवाल सरकार ने भी साफ कर दिया है कि एमसीडी को फंड नहीं दिया जा सकता। अब किस तरह से दिल्ली के हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली की सड़कें कूड़े के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है। वैसे दशहरे के बाद सफाई की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। गुस्सा इतना ज्यादा है कि दिल्ली को चमकाने वालों ने अब हड़ताल पर जाने का फैसला किया और वो खुद ही सड़क पर कूड़ा फैला रहे। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जा रहा है। पिछली बार हमने हड़ताल की, हमें आश्वासन दे दिए और अब तक उसका कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे जा रहे हैं और कुछ टाइम के लिए दिल्ली की स्ट्राइक रहेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल करेंगे। हम स्थायी नहीं किया जा रहा है, 19-20 साल हो गए हमें, अभी तक स्थायी नहीं किया। हमारी सैलरी समय से नहीं मिलती, जिसमें हमारे बच्चों के नाम कट जाते हैं। दशहरे को रावण के पुतले का तो दहन हो गया है, लेकिन असली रावण जीते जागते अभी भी हमारे आसपास घूम रहे हैं। यही नजारा हरियाणा के सोनीपत में देखने को मिला है, जहां पर इसी दशहरे के कार्यक्रम से घर लौट रही 13 साल की नाबालिग को अगवा किया गया, दुष्कर्म किया गया और हत्या करने के बाद जमीन में उसे दफन कर दिया गया। इस मां के दर्द को समझना मुश्किल नहीं। 13 साल की मासूम बेटी गई तो थी रावण दहन देखने, लेकिन खुद सड़क पर चलते रावणों का शिकार हो गई। बीती रात दिल्ली से दशहरा देखकर जा रहे परिवार ने जैसे ही बॉर्डर पार कर हरियाणा में एंट्री की, शराब के नशे में धुत कुछ ऑटो चालकों ने 13 साल की बेटी को जबरन ऑटो में बिठा लिया। लड़की के परिवार ने विरोध किया तो बदमाशों ने भाई का सिर फोड़ दिया। मां पैदल पीछे भागती रही, लेकिन बदमाश ऑटो में नाबालिग बच्ची को लेकर फरार हो गए। बाद में बलात्कार कर लड़की को फेंक दिया और हम वहीं रोते रहे, गाते रहे, मेरे बच्चे को ला दो, मेरे बच्चों को ला दो। बच्ची को लेकर के उनके पिताजी आ रहे थे, तो पीछे से इन लोगों ने जो भी उनको पकड़ा और बच्ची को साथ लेकर के इन लोग ले गए, जो भी 5-6 लोग थे करीब। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग आसपास के ऑटो ड्राइवर हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने रेप के बाद हत्या का गुनाह कबूल किया है। और अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने एक इंजीनियरिंग की छात्रा को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा की बहादुरी और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये ड्राइवर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। अगर आप बीच सड़क पर मोबाइल पर बेसुध होकर बात करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भोपाल में सड़क किनारे पर एक इंजीनियरिंग की छात्रा मोबाइल पर बात कर रही थी कि तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उस पर कंबल डाला और ऑटो में खींच लिया और तेज स्पीड से ऑटो चलाने लगा। गुरुवार को दशहरा की वजह से जगह जगह पुलिस तैनात थी। पुलिस को देखकर ऑटो चालक ने जैसे ही रफ्तार धीमी की, लड़की हिम्मत जुटाकर किसी तरह ऑटो से कूद पड़ी। पुलिस जब तक लड़की के पास पहुंचती, ऑटो ड्राइवर ऑटो वहीं छोड़कर फरार हो गया। लड़की अभी रिपोर्ट नहीं करना चाह रही है, बट ये कि जो भी उससे साथ बात कर रहे हैं, जैसा वो बताएगी वैसी कार्रवाई की जाए। फरार ऑटो चालक की तलाश भी की जा रही है। भोपाल में सरेराह एक छात्रा के अपहरण की कोशिश। भोपाल पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। फरीदाबाद का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि हरियाणा के गोहाना में एक नाबालिग बच्चे की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे आत्महत्या करार दिया है, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। सोनीपत के डीएम अभी जांच की बात ही कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में 15 साल की लड़की की मौत को खुदकुशी करार दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जानकारी अभी अनाधिकारिक रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। रात्रि को सुसाइड होता है, सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली, लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। हालांकि परिवार का आरोप है कि बच्चे की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनके 15 साल के बेटे गोविंद को कबूतर चोरी के आरोप में पुलिस वाले ले गए थे और हिरासत में उसे बेरहमी से पीटा गया। ये गलत काम किया जी। पुलिस ने, जो मुख्यमंत्री है, उसने हमें से भावना नहीं रखते थे, लेकिन उसने जो बयान दिया है उससे हम आत्मा से भी दुखी है। मेरे बेटे ने नहीं कराया, मेरे बेटे का कत्ल कराया गया है, मेरा बेटा मारा गया है। मेरे बेटे को इतनी चोट किस तरह आती और वो अंदर आके क्यों कर पड़ता, बाहर की शकल मर रही, अंदर कैसे पड़ता मेरा बेटा। वहीं कांग्रेस ने सीएम खट्टर के खुदकुशी वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर सीएम के पास कौन सी जांच एजेंसी है जो इतनी जल्दी नतीजे सामने आ गए। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से हैवानियत का सबसे बदरंग चेहरा सामने आया है,
जहां पर एक गर्भवती महिला को कब्र से खोदकर निकाला गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे मामले में पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। दिल्ली से सटे भजनपुर के तलहेटा गांव के इसी कब्रिस्तान में सबसे घिनौना अपराध हुआ है। यहां कब्र में दफन एक महिला बलात्कार की शिकार हो गई। दरअसल तलहेटा गांव की एक गर्भवती महिला की गुरुवार को ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई थी। मौत के बाद इसी कब्रिस्तान में महिला को दफना दिया गया। आज सुबह परिवार के लोग जब दोबारा कब्रिस्तान दुआ पढ़ने गए तो उन्होंने कब्र को खुदा पाया। कब्र से महिला की लाश गायब थी। आसपास ढूंढने पर कब्र से 10-15 कदम दूर महिला का शव कब्रिस्तान में पड़ा मिला। शव के शरीर से कपड़े गायब थे। बॉडी हमने जाके देखा, छोटे भाई ने, बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी और बॉडी नग्न अवस्था में थी, कोई भी कपड़ा उसके ऊपर नहीं था। जबकि जब हम दफन करते हैं तो उस टाइम पे पूरे कफन के साथ में कपड़े पहना के दफन करते हैं। दाह संस्कार किया गया, दफना दिया गया और सुबह जो है किसी जो व्यक्ति जंगल गया हो उसने देखा होगा तो उसने जब सूचना दी कि जो डेड बॉडी कल दफनाई गई थी वो डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि शव के साथ क्या किया गया है। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ मुंबई की ओशिवरा पुलिस थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे में अभिजीत का कहना है कि गैर हिंदू संगठनों की ओर से रची गई ये एक साजिश है, लेकिन इस बीच ही छेड़छाड़ का वो पूरा और बहस का वीडियो भी सामने आया है। गायक अभिजीत भट्टाचार्य पर दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में मौजूद एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिजीत के खिलाफ 35 साल की एक महिला ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। उनके खिलाफ धारा 354A, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिजीत हर साल लोखंडवाला में दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। महिला ने इसी दौरान छेड़खानी की घटना की बात कही है। अभिजीत का कहना है कि उनके पास पूरे पूजा समारोह की CCTV फुटेज है और वो इसी से अपनी सच्चाई साबित करेंगे। वो हमारा उसका विटनेसेस और वो उसको उन्होंने ये किया है, इन्वेस्टिगेशन करे उसके बारे में। ये साजिश ही है कि इसको भी किया, अभी डांडिया को भी किया, सेम वो लोग कर रहे हैं। This all मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही just for I don't know what publicity she wants to get out. I really have no idea. शिकायतकर्ता महिला का ये भी दावा है कि अभिजीत के वॉलंटियर्स ने उसे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। सेना के जवानों की शहादत पर विवादित बयान देने वाले नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल भीम सिंह ने अब जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में जेडीयू ने अब बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बिहार में तीसरे फेज के चुनाव के ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले भीम सिंह ने आज बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भीम सिंह ने जेडीयू सरकार में मंत्री रहते हुए बयान दिया था कि सेना और पुलिस में जवान होते ही मरने के लिए हैं, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। लेकिन अब चुनावी माहौल में बीजेपी भीम सिंह के बहाने प्रभावी अति पिछड़ा समाज में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी भीम सिंह के कारण 2013 में बीजेपी ने बिहार बंद करवाया था इनके शहीदों के बयान पर। इसी भीम सिंह को मेंशन करते हुए प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी के रैली में कितना महिमा मंडित किया था। जेडीयू ने भीम सिंह के पुराने बयान को याद दिलाते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने रैली की है और ऐसे में जंगल राज की वापसी की बात कहने वालों पर नीतीश ने जमकर निशाना साधा है। गुजरात की स्थिति यह है कि वहां की महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं सबसे ज्यादा। इस देश के जितने राज्य हैं, बड़े राज्य, उसमें सबसे अधिक कुपोषण की शिकार गुजरात की महिलाएं। ये कैसा विकास है जहां हमारी आधी आबादी महिलाओं को भर पेट भोजन नहीं मिलता है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में आकर कहा कि मेरा डीएनए गड़बड़। अब आप बताइए, मेरा खून खराब है, हम आप ही से सवाल पूछने आए हैं कि आपने 10 साल से हमको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा खून खराब है, डीएनए गड़बड़ है, तो हमको मुख्यमंत्री आपने क्यों बनाया था? और अगर हमारा खून गड़बड़ नहीं है, डीएनए गड़बड़ नहीं है,
हमारा डीएनए वही है जो सब बिहारियों का डीएनए है, जिसका इतिहास गौरवशाली है, इस धरती का डीएनए है। अगर वही है तो फिर इनको चुनाव के दिन 1 नवंबर को अपने वोट के जरिए इनको कड़ा जवाब दीजिएगा। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास में आंदोलन या देशद्रोह।